मुझको प्रेरक कथाएं सुनाना, शुद्ध भोजन सदा आप खाना, देह मन को सुविकसित बनाए, ऐसा परिपुष्ट आधार दो माँ। देह मन को सुविकसित बनाए, ऐसा परिपुष्ट आधार दो माँ। ऐसा परिपुष्ट आधार दो माँ। ऐसा परिपुष्ट आधार दो माँ। मुझको भरपूर विस्तार दो माँ। श्रेष्ठ सपनों का संसार दो माँ। आहार की संपूर्ण जानकारी गर्भ से होनी चाहिए। इसके लिए आज हम लोग अभी से इस कक्षा में सारा नोट करेंगे और बच्चे को गर्भ से बताएंगे कि क्या उचित है क्या अनुचित है भोजन में, और 3 शरीर जो आपको बताए गए थे उससे किस प्रकार से उसको स्वस्थ रखने के लिए कौन सी 3 प्रकार का भोजन हमको लेना चाहिए। तो जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं अगर उनके लिए हम बता दें, ये हमारा आओ गणें संस्कारवान पीढ़ी प्रोजेक्ट अखिल विश्व गायत्री परिवार के हेड ऑफिस शांतिकुंज हरिद्वार से चलाया जा रहा है। अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने करी थी। ये जो प्रोजेक्ट है इसका डायरेक्ट निर्देशन हम लोग को हमारे गायत्री परिवार के मुखिया श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पांड्या जी एवं श्रद्धेय शैल बाला पांड्या जी के माध्यम से मिलता है, और इसकी नेशनल कोऑर्डिनेटर है हमारी डॉक्टर गायत्री शर्मा जो डायरेक्टर जनरल यूपी मेडिकल हेल्थ रह चुकी है। तो हम जिसे आपको पहले अभी बताया आपको कि 3 शरीर के उद्देश्य से, यानी कि केवल फिजिकल बॉडी की हेल्थ के लिए नहीं, जो हम आहार की चर्चा करेंगे आज या अगली क्लासेस में भी, थोड़ा लंबा विषय है, तो ये बच्चे के और माँ के दोनों के शारीरिक मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए है। यानी शरीर तो डेवलप हो ही रहा है, माँ को भी स्वस्थ रहना है क्योंकि उसके शरीर में कई चेंजेस आ रहे हैं, बच्चे का तो पूरा शरीर ही बन रहा है गर्भ में। फिर दोनों का मन प्रसन्न रहना चाहिए, मन में अच्छे विचार आने चाहिए, और तीसरा भावनात्मक रूप से हम सबल रहें, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, आवेश ना आए, शांत रहें, प्रफुल्लित रहें। इसीलिए इस आहार जिसको आज हम पढ़ेंगे वो है संतुलित, सात्विक और संस्कारित आहार। 3 आहार के बारे में आपको बताया जाएगा। 3 प्रकार से आपको अपने आहार को उपयुक्त बनाना है। आहार जो है संतुलित भी हो जिससे कि आपकी फिजिकल बॉडी हेल्दी रहे, आपकी और बच्चे की दोनों की। फिर आहार सात्विक होना चाहिए क्योंकि उससे आपके अंदर अच्छे विचार आएंगे, तो मेंटल बॉडी हेल्दी होगी। जो हमारा मन है, जो आपको बताया था ना कि सब कॉन्शियस मन का निर्माण हो रहा है। कॉन्शियस तो 5 साल बाद होगा, लेकिन गर्भ से सब कॉन्शियस हो रहा है। आपका कॉन्शियस है तो मन में अच्छे विचार आए, बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड अच्छे से डेवलप हो, सूक्ष्म शरीर जिसे हम कहते हैं मेंटल बॉडी, उसकी हेल्थ के लिए आवश्यक है कि आहार सात्विक हो। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है भाव शरीर। भाव अच्छे अंदर आए, भाव शरीर हेल्दी हो, किसी के प्रति कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई घृणा नहीं, कोई नफरत नहीं, केवल प्रेम का भाव सबकी ऊर्जा में प्रस्तारित हो। तो एक दूसरे से हम प्रेम करना सीखें, एक दूसरे से की मदद करना सीखें, और ये हमको डेवलप करना है गर्भ से बच्चे के अंदर। तो ये जो कारण शरीर है इसकी हेल्थ कब अच्छी रहेगी, जब हमारे अंदर अच्छे भाव, पॉजिटिव इमोशंस रहेंगे। उसके लिए जो आहार हम ले रहे हैं उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी, उसकी जो वाइब्रेशंस हैं, उसके अंदर जो संस्कार है वो अच्छे होने चाहिए। तो हमको इसीलिए संस्कारित आहार लेना है। तो अल्टीमेटली आपको क्या याद रखना है कि आहार जो भी आप खाएं उसको एक बार चेक करिए, ये पौष्टिक है कि नहीं, मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स कुछ पौष्टिकता है कि नहीं, ये मेरे लिए कुछ उपयोगी है कि नहीं, केवल मैं स्वाद के लिए तो नहीं खा रही इसको। फिर ये सात्विक है कि नहीं और संस्कारित है कि नहीं, आज हम चर्चा करेंगे इसकी।
कि सात्विक और संस्कारित आहार क्या होता है। तो योग्य आहार जरूरी क्यों है, ये बात हम क्यों कर रहे हैं कि आहार के लिए बार बार आपको साइंस में भी बताया गया था कि अगर कुपोषण हो जाएगा तो कुछ ऐसी बीमारियों की नींव पड़ जाएगी गर्भ से जो कि 35-40 साल की उम्र में बच्चे को मैनिफेस्ट करेंगी, जैसे कार्डियक डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, डायबिटीज। तो व्हाई दिस डाइट इज सो इम्पोर्टेंट। इतना एपिजेनेटिक्स में भी जो बात हो रही है वो आहार पे बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि आहार के माध्यम से जीन्स में भी बदलाव आता है। अगर आहार अनहेल्दी होगा, बहुत ज्यादा जंक फूड लेंगे, मैदा लेंगे, व्हाइट शुगर बहुत ज्यादा लेंगे, पेप्सी कोला ड्रिंक्स ज्यादा लेंगे, तो आपके जो डिजीज वाले जीन्स हैं जो डिजीज कॉज कर सकते हैं फ्यूचर में बच्चे के अंदर भी और माँ के अंदर, वो एक्टिव हो जाएंगे, वो ऑन हो जाएंगे। आपका स्वास्थ्य गड़बड़ाएगा और आपके बच्चा जो गर्भ में है यानी कि उसकी आगे फ्यूचर स्वास्थ्य के साथ आप बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं अगर आप आहार पे ध्यान नहीं देते। तो आहार के लिए क्या आवश्यकता है, क्यों लेना है हेल्दी डाइट? माँ के स्वास्थ्य के रखरखाव के लिए। भाई आप हेल्दी रहेंगी, आपका ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए हाई, आपको डायबिटीज नहीं होनी चाहिए, आपके थायराइड लेवल्स कंट्रोल में होने चाहिए, आपका वेट उपयुक्त बढ़ना चाहिए 10 से 12 किलो, आपके अंदर आलस्य नहीं आना चाहिए, आपके अंदर चैतन्यता स्फूर्ति बनी रहे। तो ये माँ का स्वास्थ्य हो गया है ना, उसको जगह जगह दर्द ना हो, हेल्दी रहे, वो एक्टिव रहे और बच्चा भी अंदर हेल्दी डेवलप हो, तो गर्भस्थ शिशु का विकास अच्छा रहे, माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहे। फिर सारी तैयारी जो प्रसव की है, जो हम कहते हैं डिवाइन लेबर, डिवाइन लेबर के अंदर आपकी शक्ति चाहिए, क्योंकि आपको पेन जो होएगा वो लेबर ऑफ लव जिसे हम कहते हैं, उसके लिए अतिरिक्त शक्ति लगेगी, प्राण ऊर्जा लगेगी, उत्साह चाहिए कि नो ही मुझे तो नॉर्मल डिलीवरी करानी है, ये संकल्प चाहिए। इसकी तैयारी कैसे होगी? गर्भावस्था के दौरान जो आप आहार ले रहे हैं, अब जो बहुत वीक मदर्स होती हैं 35 किलो की, 40 किलो की, बिल्कुल मसल मास नहीं होता, फैट टिश्यू नहीं होता उनकी बॉडी में, अब पेन के समय बिल्कुल वो एकदम उनकी एकदम कहना चाहिए कि हिम्मत जवाब दे जाती है, क्योंकि उनके अंदर इतना बल नहीं है कि वो उस लेबर ऑफ लव को सहन कर सके। प्रसव के बाद आता है सफल दुग्धपान काल, मतलब आपको पर्याप्त मात्रा में ब्रेस्ट मिल्क उत्पन्न होना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ द बेबी। आपने अगर मिनिमम 6 महीने भी बच्चे को दूध पिला लिया तो उसकी बहुत सारी डॉक्टर की विजिट्स, मतलब पीडियाट्रिशियन की विजिट्स कट हो जाएंगी, बहुत कम उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली WHO ये कहता है कि कम से कम 2 साल तक आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएं। चलिए बीच की बात देख लेते हैं, ना 6 महीने ना 2 साल, मिनिमम कम से कम 1 साल तो बच्चे को माँ का दूध मिलना ही चाहिए। 6 महीने ओनली ब्रेस्ट मिल्क, 6 महीने कोई भी और चीज देने की आवश्यकता नहीं है। 6 महीने तक ना तो उसको ऊपर का पानी तक नहीं चाहिए होता है। अगर आप अच्छे से संतुलित आहार आपने 9 महीने और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अगर आप ले रही हैं तो आपको पर्याप्त मात्रा में पौष्टिकता युक्त उत्तम क्वालिटी का और उत्तम क्वांटिटी में ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस होएगा और वो आपके बच्चे के हेल्थ के लिए सर्वोत्तम है। फिर अगर बच्चे को पर्याप्त मात्रा में ब्रेस्ट मिल्क मिल रहा है तो उसका सही वजन तरीके से बढ़ेगा, उसकी इम्यूनिटी अच्छी डेवलप होएगी, रक्त का स्टोर अच्छा बना रहता है। ये रक्त के स्टोर की बात हो रही है गर्भावस्था में। अगर आप गर्भ से पहले ही आहार की तैयारी करती हैं, 3 महीना पहले ही आप तैयार हो जाती है कि मुझे कैसा आहार लेना है, मैं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हूँ तो मुझे कैसा आहार लेना चाहिए, तब आयरन का स्टोर अच्छा बना रहेगा। लेकिन अगर आप गर्भावस्था में जाकर के जाग रहे हैं तो इफ योर डाइट हैड बीन अर्लियर हेल्दी, अगर अच्छी डाइट रही है पहले तो आपका हीमोग्लोबिन मान लीजिए सही आया, पहले टेस्ट हुआ आपका हीमोग्लोबिन 11 आया, लेकिन अब 9 महीने आपको अच्छे से आयरन युक्त चीजों को लेना है जिसमें लौह तत्व ज्यादा हो, तभी तो आयरन स्टोर अच्छा बना रहेगा, नहीं तो आप एनीमिक हो जाएंगे। 9 महीने में अगर आप एनीमिक होते हैं तो फिर आपका आयरन बिल्डअप करना बहुत मुश्किल काम होता है। सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी है। यहाँ बात एक क्लियर कर ले कि आहार दे रहे हैं हम, अच्छा हम संतुलित आहार पूरा डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ
आपको आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, मल्टीविटामिन, इतना आपको सप्लीमेंटेशन मतलब गोलियों के रूप में, सिरप, गोली, टैबलेट, जो भी कैप्सूल आपको डॉक्टर दे रहा है उसको लेना बहुत आवश्यक है। प्लीज ये मत कहिए डॉक्टर से कि मैं पर्याप्त मात्रा में आहार ले रही हूँ तो मुझे इन टैबलेट्स की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, उपयुक्त आहार के साथ साथ ये कुछ सप्लीमेंट्स हैं, आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन और प्रोटीन्स, जो आपको लेने हैं। इसके अलावा अगर कोई चीज, किसी प्रकार की कमी डॉक्टर को लगेगी आपके आहार में, तो वो आपको प्रिस्क्राइब करेगी, वो इंडिविजुअल है। फिर आहार की जो आहार का महत्व इसके लिए है कि कोई जन्मजात विकार ना हो। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 3 महीने पहले से फोलिक एसिड दिया जाता है। फोलिक एसिड जो होता है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करता है, यानी कि आपके ब्रेन, बच्चे के ब्रेन, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड में होने वाले विकारों से अगर हमें रोकथाम करनी है तो हमें हर गर्भवती को गर्भधारण से 3 माह पूर्व फोलिक एसिड की एक छोटी सी गोली देनी चाहिए। ये एनीमिया को भी कंट्रोल करता है और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को भी प्रिवेंट करता है। कई सारे जीर्ण रोगों की नींव को पनपने से बचाया जा सकता है, जैसे क्रॉनिक डिजीजेस जो होती है, उसमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में आते हैं हाइपरटेंशन और डायबिटीज एंड थायराइड। अगर गर्भावस्था से पूर्व और गर्भावस्था के दौरान आप पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम ले रहे हैं तो आपका बीपी नहीं बढ़ेगा। हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जिसमें PIH जिसे कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जिसका एक कॉम्प्लिकेशन है एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया एंड एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया में झटके आ जाते हैं, एपिलेप्टिक फिट्स आ जाते हैं। उससे बचने के लिए आपकी डाइट में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होना चाहिए और आपके प्रिस्क्रिप्शन में, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में अच्छी अमाउंट में कैल्शियम की टैबलेट्स आपको लेनी है। फिर शुगर का ध्यान रखना है। पहले गर्भधारण से पहले ही आपको HbA1c टेस्ट कराना चाहिए, जो ये बताएगा कि पिछले 3 महीने आपकी शुगर कैसी थी, और तब आप कंसेप्शन धारण करें, गर्भ धारण करें, और गर्भ के दौरान भी आपका शुगर लेवल 120 तक रहना चाहिए। पीपी की बात कर रही हूँ, 120 से 140 के बीच में अगर जाता है तो ये एक इंडिकेशन है, एक तरह का खतरे की घंटी है कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज हो सकती है। और इसके लिए साथ में आपको बता दूं कि आवश्यक है कि आप, एक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं GCT। GCT में क्या करते हैं, इसमें हम 75 ग्राम मेडिकेटेड ग्लूकोज पिलाते हैं गर्भवती को और 2 घंटे बाद ग्लूकोज के टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये GCT टेस्ट आपका अवश्य होना चाहिए, कम से कम पहली बार जरूर हो टेस्ट जब आप जाएं डॉक्टर के पास, नहीं तो कम से कम 22 हफ्ते पे अवश्य होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको जाननी जरूरी थी, जिससे आपको पता चलता है कि ये हमको आहार का महत्व क्यों है। अब ये जो बात आज हम कर रहे हैं, ये बहुत पहले आचार्य चरक ने चरक संहिता के इस श्लोक में बता दी थी कि गर्भावस्था में आहार का क्या महत्व। स्त्रिया यापन्न गर्भाया स्त्रिधा रसा प्रतिपद्यते स्वशरीर पुष्टे स्तन्याय गर्भ वृद्धि च। मतलब जो आहार माँ लेती है वो डाइजेस्ट होकर के, पहले तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करते हैं, मुंह में खाते हैं, चबाते हैं, सलाइवा में मिक्स होता है, फिर पेट में जाता है, फिर पेट में डाइजेस्टिव जूसेस उसके ऊपर काम करते हैं, फिर वो आहार रस बन जाता है, रेडी टू बी एब्जॉर्ब्ड बाय एवरी सेल इन एवरी टिश्यू। तो वो टिश्यू में जाएगा तो छोटी आंत में भी जाकर के, जिसे हम डिओडिनम कहते हैं, वहां पे भी डाइजेस्टिव जूसेस काम करते हैं। अब वो रेडी हो गया एब्जॉर्ब होने के लिए। अब वो 3 भागों में विभाजित हो गया। उसके 3 कार्य हैं, माता का पोषण, गर्भ की वृद्धि एवं पोषण, मतलब सेल डिवीजन भी हो रहा है और सेल का डिफरेंशिएशन भी हो रहा है। एक सिंगल सेल का ओवम आया था, फर्टिलाइज्ड ओवम, जो बच्चा बना, फिर वो डिवाइड कर रहे हैं खूब सारे सेल्स, वो तो मल्टी मिलियन सेल का बेबी बन जाएगा धीरे 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 धीरे। फिर उसके ऑर्गन्स बनेंगे और उन ऑर्गन्स की हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, तो गर्भ की वृद्धि भी हो रही है, उसका पोषण भी चाहिए, तो ये दोनों काम। ठीक है, दूसरा हो गया इसका ये एक भाग आहार रस का, माता का पोषण कर रहा है,
एक गर्भ की वृद्धि एवं पोषण कर रहा है, तीसरा स्तन्य की उत्पत्ति, मतलब तीसरा बॉडी को प्रिपेयर कर रहा है ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए डिलीवरी के बाद। यानी कि ब्रेस्ट की जो तैयारी है ब्रेस्ट मिल्क की, वो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाती है। तो उसके लिए ये जरूरी है कि उपयुक्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स हमारे भोजन में हो, तब ब्रेस्ट का डेवलपमेंट अच्छे से होएगा और जो ग्लैंड्स बनते हैं, मैमरी ग्लैंड्स उनको कहते हैं, वो अच्छे से फंक्शनिंग ऑर्डर में तब तक आ पाएंगे। ठीक है, अब ये हमने पहले आपको बताया, हालांकि इसके लिए मैं आपको फिर से अनाउंस करूंगी, कल से हमारे एक सीरीज चालू हो रही है। कल 25 तारीख है, कल 3 बजे से 4:30 बजे तक 5 दिन के लिए लगातार कक्षाएं चलेंगी। आप उन कक्षाओं को भी अटेंड कर सकते हैं। थोड़ा बहुत फेरबदल है उसमें, क्योंकि वो गर्भावस्था से पूर्व तैयारी की क्लासेस है, लेकिन तब भी आपको उसमें नॉलेज मिलेगी। और जिनकी मान लो फर्स्ट प्रेगनेंसी है, उनको नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए आइडिया मिलेगा, या घर में आपके जो बच्चियां हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई, या जो कोई नवविवाहिता आपकी फ्रेंड्स में हो जिनको अभी प्लान करना है बेबी, उनके लिए ये 25 से 29 तक का कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी इन सब चीजों का, जो गर्भधारण से पूर्व आहार का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। इससे अब देखिए क्यों तैयारी हम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे चेंजेस आपको बताए कि माँ के अंदर हो रहे हैं। माँ के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसकी जो बच्चेदानी थी वो छोटी सी थी, इतनी 7 to 9 सेंटीमीटर का एक इतना बड़ा सा ऑर्गन होता है, जो बढ़ते बढ़ते 5 गुना हो जाता है 9 महीने के अंदर। उसका वजन 15 गुना बढ़ जाता है, उसका वॉल्यूम 500 टाइम्स बढ़ जाता है। इतना चेंज आ रहा है बच्चेदानी के अंदर, गर्भाशय जिसे हम कहते हैं, यूट्रस के अंदर इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो वो कैसे आएंगे, अगर आप आहार सही लेंगे तभी आएंगे। फिर एक छोटा सा योग सैक जो होता है, वो शुरू के 2.5-3 महीने तक जो होता है भोजन प्राप्त देता है बच्चे को। वही योग सैक जो होता है प्लेजेंटा में कन्वर्ट हो जाता है। प्लेजेंटा मतलब कई लोग उसे कनारी के नाम से जानते हैं। कनारी में क्या होते हैं, एक वो बने होते हैं सेल, मतलब एक तरह से समझिए बॉक्सेस बने हैं, बॉक्सेस बने हैं, उसके अंदर ब्लड भरा होता है। और वो ब्लड कहाँ से आ रहा है, माँ से। अब ब्लड में पौष्टिक तत्व जितने होंगे वही प्लेजेंटा जो है ट्रांसफर करेगा बच्चे को। तो ये योग सैक का कन्वर्जन इनटू प्लेजेंटा ये 12 to 14 वीक्स में, मतलब 3-3.5 महीने तक कंप्लीट होता है। इसके लिए भी हमें उपयुक्त आहार चाहिए। फिर स्तन का विकास आपको बता ही दिया। गर्भाशय को मजबूती चाहिए, क्योंकि गर्भाशय डेवलप हो रहा है, तो उसको सहारना है उस बच्चे को। छोटा सा जो सिंगल सेल का बच्चा ट्यूब में बच्चे उसमें आता है, फैलोपियन ट्यूब में, वो फिर मल्टीप्लाई करके ब्लास्टोसिस्ट बन करके इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस के अंदर। तो वो जो डेवलप करेगा, उसको सहारने के लिए मजबूत हमको यूट्रस चाहिए। फिर जो बच्चा है वो स्वयं जो सिंगल सेल का था, जिसका इतने सारे डिवीजन हो रहे हैं, इतने सारे ऑर्गन्स, पूरा सोचो कितना एक इंट्रिकेट, कॉम्प्लिकेटेड, हाईली टेक्निकल एक डेवलप हो रहा है। शिशु का जो डेवलपमेंट है वो अपने आप में कितनी टेक्निकलिटीज लिए हुए, एंड एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। तो आप सोचिए कि कितना ये कोई सुपीरियर इंटेलिजेंस काम कर रही है, जो इतना सुंदर डेवलपमेंट बच्चे का हो रहा है। उसमें भी आहार का बहुत बड़ा महत्व है। फिर अगर शुरू के दिनों में आपको टॉलरेट नहीं हो रहा फूड, बहुत नौजिया हो रहा है, बहुत उल्टी आ रही है, जी मिचलाता है, चक्कर आ रहे हैं, खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो आपकी बॉडी में अगर रिजर्व होगा तो वो आप जो सिम्टम्स होते हैं उसको आप अच्छे से झेल पाते हैं, और आपके अंदर कोई भी चीज की डेफिशिएंसी नहीं होगी। अगर गर्भधारण करने के समय आपके अंदर ऑलरेडी विटामिन की, मिनरल्स की डेफिशिएंसी है और उल्टियां शुरू हो गई, तो आप सोचिए, तो आप बहुत बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स को कई बार हम लोग को एडमिट करना पड़ता है, उनको आईवी लाइन लगानी पड़ती है, और उनको इंट्रावीनस हमको सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका आहार उचित हो। फिर बच्चे में कई बीमारियों की जड़ ना बन जाए, ये तो आपको पहले बता दिया। फीटल ओरिजिन ऑफ अडल्टहुड डिजीजेस, यानी कि गर्भ के समय ऐसी बीमारियों की नींव ना पड़ जाए जो आगे जाकर के उसके लिए वो मतलब एक तरह से बहुत सीरियस डिजीजेस ना हो जाए। फिर कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे इनफर्टिलिटी में कई सारे ऐसे छोटे छोटे बहुत ही
छोटी मात्रा में मिनरल्स चाहिए, विटामिन चाहिए, लेकिन उनकी जरा सी डेफिशिएंसी से प्रेगनेंसी नहीं कंसीव होती। जैसे CoQ10 होता है और आपका जिंक होता है, आपका विटामिन ई होता है। इसके क्या होता है, गर्भ थायराइड की प्रॉब्लम है, उसमें गर्भ धारण में समस्या आ जाती है, या जिंक की कमी से ज्यादातर गर्भपात हो जाता है। फिर समय से पहले प्रसव, यानी कि अगर बच्चेदानी हमारी वीक है, उस संभाल नहीं पा रही बच्चे को, तो उससे पहले प्री टर्म डिलीवरी हो जाती है। कैल्शियम की कमी से मैंने आपको पहले ही बताया कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। थायराइड को पहले चेक करना है। थायराइड अगर हमारा लेवल्स नॉर्मल नहीं है थायराइड हार्मोन्स के, तो उसमें सारी प्रॉब्लम्स हैं। या तो बच्चा हम गर्भ धारण नहीं कर पाएगी स्त्री, यानी कि इनफर्टिलिटी हो जाएगी, या धारण कर लिया तो अबॉर्शन हो जाएगा, नहीं तो प्रीटर्म हो सकता है, या कभी कभी बच्चे के अंदर मानसिक विकार आ सकते हैं, उसकी IQ कम हो सकती है। इसलिए थायराइड की टेस्टिंग बिफोर प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स मैंने आपको बता ही दिया, फोलिक एसिड की वजह से होते हैं। तो कुल मिलाकर के आहार का बहुत अधिक महत्व है, और इसके लिए आपको आइडियल क्या है, हर बच्ची को जो विवाह के लिए जा रही है या विवाह हो गया प्रेगनेंसी के लिए जा रही है, तो 3 माह पहले से ही आप चिकित्सक से कंसल्ट करिए। आप गर्भवतियां इसमें जुड़ी हैं मुझे पता है, लेकिन मैं बार बार आपके माध्यम से ये समाज में संदेश देना चाहती हूँ कि प्री प्लान्ड प्रेगनेंसी इज द बेस्ट वे टू ब्रिंग अ चाइल्ड इनटू दिस वर्ल्ड। ऐसे नहीं कि हमारी शादी हो गई तो बच्चा करना एक स्वाभाविक क्रिया है, तो हम एक्सीडेंटली प्रेग्नेंट हो गए, बस जब हो गए तब जाके हमने डॉक्टर को दिखा लिया। नहीं, आप अगर शादीशुदा है या नहीं है तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि आपको प्लान्ड प्रेगनेंसी करनी है। फिर आपका आहार जो अभी बताया गया कि संतुलित होना चाहिए, सात्विक और संस्कारित। संतुलित का मतलब ये है कि जो पोषक तत्व उसके अंदर है उनकी मात्रा, अनुपात और परिमाण उचित होना चाहिए। अमाउंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तीनों चीजें एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, और इसमें सभी पोषक तत्वों से युक्त हो। ऐसा नहीं है कि हमने फ्रूट्स लेते हैं, हम जी बहुत अच्छे फ्रूट जूसेस ही पीते रहते हैं, फ्रूट्स ही बहुत ज्यादा खाते रहते हैं। नहीं, आपको सब्जियां खानी है, आपको दूध भी लेना है, आपको दही भी लेना है, आपको अन्न भी खाना है, तो दालें भी खानी है, अंकुरित भी लेना है। हर चीज की अपनी अपनी मात्रा है, अपना अपना रेशियो है, अपना अपना प्रोपोर्शन है, जो आपको समझाया जाएगा। प्लीज उसको नोट कर लीजिएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप रुचि के अनुसार, नहीं आपको बता दिया किसी ने दूध बहुत फायदा करता है, अब आप केवल दूध ही दूध लिए जा रहे हैं। अगर आप दूध और दूध से बने पदार्थ लेंगे और सब्जियां नहीं लेंगे, फल नहीं लेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा। कई बार बच्चों के साथ भी ये गलती करते हैं माता पिता, उनको दूध पे रखते हैं केवल और सब्जी अन्न नहीं देते, उससे उनके अंदर एनीमिया डेवलप हो जाता है। और एक बात और आप यहाँ पे समझ के चलिएगा, आप जो भी गर्भावस्था के दौरान खा रहे हैं वो बच्चे के लाइकर के टेस्ट को बदल रहा है। मतलब जो गर्भ जल होता है, जो कुछ भी आप लेते हैं, अगर वैरायटी लेते हैं अपने भोजन में, तो वो टेस्ट जो है वो लाइकर में रिफ्लेक्ट होता है। तो बच्चे को आदत है अलग अलग टेस्ट का लाइकर, क्योंकि वो दिन भर वो गर्भजल पीता रहता है। अगर आप एक ही प्रकार का भोजन ले रहे हैं तो बच्चे की खाने की आदतें भी सेलेक्टिव हो जाएंगी, वो भी बहुत फसी हो जाएगा खाने के मामले में। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक अपनी आदत, अपने व्यवहार से आप बच्चे का निर्माण कर रही हैं, उसके अंदर आदतें डालने का कार्य कर रही हैं। तो आप आहार के मामले में भी अलर्ट हो जाइए, बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाइए, एक संयम लागू करिए अपने ऊपर, एक टाइम टेबल बनाइए, और जो बताया जा रहा है उसके अनुसार अपना एक टेलर मेड प्रोग्राम बनाइए। देखिए, हम आपको यहाँ जनरल बताएंगे, ऐसा नहीं है कि हम आपको पूरा हर एक के लिए डाइट बता सकते हैं। आप अलग अलग क्षेत्रों से हैं, अलग अलग घरों से हैं, अलग अलग कल्चर से हैं, अलग अलग आपकी रुचियां हैं, अलग अलग जीने के तरीके हैं, लेकिन बेसिक हम आपको बता रहे हैं, उसके अनुसार जो भी आप खाती हैं उसमें फिट करिए, ठीक है। और सात्विक और संस्कारित में भी बताएंगे आपको। फिर साथ में क्या करना है, आहार तो अच्छा कर लिया, लेकिन दिनचर्या तो बहुत सिडेंट्री है, मतलब लाइफस्टाइल आपका बहुत एकदम बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, श्रम नहीं है, तो ये गलत है। आहार के साथ आपकी दिनचर्या
जिसे कहते हैं ना आहार विहार आचार व्यवहार। आहार और विहार आपका लाइफस्टाइल, आपका लाइफस्टाइल में श्रम होना चाहिए, एक्टिविटी होनी चाहिए, बिल्कुल स्फूर्ति रहनी चाहिए, छोटे छोटे काम दौड़ दौड़ के करिए, उससे आपका डिलीवरी आसान होगा, डेवलपमेंट अच्छा होगा, तो गर्भाशय का विकास अच्छे से होता है। तो यू हैव टू बी एक्टिव। फिर मेंटल हेल्थ, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत अच्छे से प्लान की डाइट, और मान लीजिए कोई ऐसा समाचार, आप खाना खाने बैठे, कोई ऐसा समाचार आ गया जो जिसने आपको दुखी कर, अब आप बताइए, दुख में तो भोजन नहीं कर सकते ना, भोजन जाता ही नहीं अंदर। तो आपको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रखना है, वातावरण को प्रसन्न रखना है, अपने विचारों पे कंट्रोल रखना है, कोई भी नेगेटिव थॉट आपके अंदर नहीं जाए। ये घर वालों का भी रोल है बहुत बड़ा कि आपको स्ट्रेस से, तनाव से दूर रखे। आपके अंदर आपको किसी भी तरह का कोई घर में अगर किसी भी कोई प्रॉब्लम है, उससे आपको दूर रखें। और स्वयं भी आपका अपने प्रति कर्तव्य है कि आप सदा प्रसन्न रहें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव देखें, पॉजिटिव बात करें, और प्रसन्न मन से आहार को ग्रहण करें और एक्टिव रहिए। तो ये हो गया आपका बेसिक। इसी से आपको शरीर से स्वस्थ और मन से सुंदर शिशु को आप जन्म दे पाएंगे। जो मैंने अभी आपको बताया, आहार विहार आचार विचार, डाइट, लाइफस्टाइल, बिहेवियर एंड थॉट्स। अपने बिहेवियर में भी आप पॉजिटिविटी रखिए, शालीनता रखिए, प्यार से सबसे बोलिए, सबको सम्मान दीजिए, सबसे प्रेम करिए। और ये गर्भोत्सव के 1000 दिन आहार के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 महीने प्लस 2 इयर्स बच्चे के आहार का आपको 2 वर्ष तक विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय बच्चे के मस्तिष्क का विकास बहुत तेजी से होता है, 9 महीने और 2 साल। इसीलिए ये जो है गर्भोत्सव कार्यक्रम में हमने 1000 दिन इंपॉर्टेंट माने गए। अब उत्तम स्वास्थ्य तो रखना ही है, प्लस बीमारियों से भी आपको रक्षा करनी है। अब हम लोग क्या बोलते हैं अपने एंटीनेटल पेशेंट से, प्रेग्नेंट पेशेंट से, कि आप इसलिए ध्यान रखिए अपने लाइफस्टाइल का, कहाँ आप खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्योंकि आप छोटे मोटे इन्फेक्शंस लेके मत आ जाइए हमारे पास। अगर आप छोटे मोटे इन्फेक्शंस लेकर के आती हैं, हमको कोई एंटीबायोटिक देना पड़ता है, तो ये बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान हम बहुत सारी टैबलेट्स, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स, बहुत सारी दवाएं नहीं दे सकते। तो बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए आपको यहाँ पर 3 सूत्र दिए जा रहे हैं। आपका स्वास्थ्य तो अच्छा रहना ही चाहिए, बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, पर ये नहीं कि आपने सड़क पे खड़े होकर कई गंदी जगह के बताशे खा लिए, फिर आपको डायरिया हो गया, अब आप डॉक्टर के पास दौड़ के जा रहे हैं, अब डिहाइड्रेशन का डर हो गया। तो ये इस बात का ध्यान रखते हुए क्या करना है, आपको हितभुक, मितभुक, ऋतभुक रहना है। और ये सूत्र जो है आचार्य चरक के शिष्य वाग्भट ने दिया है। हितभुक का मतलब, जब भी कुछ मन करे खाने का तो ध्यान रखिए कि क्या ये मेरे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, क्या इससे मेरी जीवनी शक्ति बढ़ेगी, मतलब प्राण शक्ति बढ़ेगी, ये भोजन क्या है जो मैंने ले लिया। अब इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, 2 तरह के भोजन होते हैं। एक होते हैं जिसमें प्राण शक्ति ज्यादा होती है, और एक होते हैं जिसे हम कहते हैं डेड फूड, मतलब कि उसमें कोई प्राण शक्ति नहीं है। ताजा फल, सब्जी, दूध, दही, ताजा बना हुआ रोटी, चावल, दाल, ये सब प्राण शक्ति अधिक वाले भोजन है। और जितने भी आप मैदा के बिस्किट, नमकीन ये खाते हैं, वो सब 0 प्राण शक्ति, मतलब उससे कोई आपको जीवनी शक्ति या प्राण तत्व नहीं मिलेगा। तो ये आप ध्यान रखिए कि हमारा रुचि के लिए आप उसी भोजन को, जो आप दाल सब्जी खाते हैं, उसी को ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से बनाइए कि वो स्वाद में भी अच्छा हो। लेकिन पूरा भोजन, पूरे दिन का भोजन आप केवल स्वाद के अनुसार नहीं ले सकते हैं, उसमें आपको देखना पड़ेगा जब भी कुछ खाएं कि ये हमारे लिए कितना उपयोगी। तो ये हो गया हितभुक। फिर मितभुक। मितभुक अर्थात जितनी भूख लगेगी उससे आधा पेट हम खाएंगे। आधा भाग भोजन के लिए होता है, 1/4 जल के लिए और 1/4 हवा के लिए। प्रेगनेंसी में इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो उससे एसिडिटी डेवलप होती है, उससे नोजिया डेवलप होता है, उससे आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं होता। क्योंकि जब आप भोजन करते हैं तो आपकी जो यही प्राण शक्ति जो हम कह रहे हैं, ये प्राण शक्ति भोजन पचाने में लगती है। अब ओवर ईटिंग कर ली तो
पूरे शरीर की प्राण शक्ति भोजन पचाने में लग जाएगी और बाकी जगह प्राण कम हो जाएंगे, यानी कि बच्चे के डेवलपमेंट में भी अंतर आ सकता है। आपको खुद बहुत अनईजी लगेगा, आलस्य आता रहेगा। इसलिए प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रीक्वेंट स्मॉल डाइट्स, थोड़ी थोड़ी देर में छोटे छोटे आहार के पोर्शन लीजिए, जिससे कि आहार अच्छे से पचेगा, जो पचेगा वो अच्छे से एब्जॉर्ब होएगा और जो अनडाइजेस्टेड फूड होएगा वो अच्छे से बाहर निकलेगा, मतलब मल निष्कासन भी अच्छे से होगा, क्योंकि आंतें ठीक काम करेंगी। अगर ज्यादा खा लेते हैं तो आंतें भी थोड़ी सुस्त पड़ जाती है, और जब निष्कासन नहीं होता तो टॉक्सिन्स रक्त में मिल जाते हैं, उससे क्या होता है, रक्त अस्वच्छ रह जाता है और आपका नर्वस सिस्टम भी कमजोर हो जाता है। और आयुर्वेद की भाषा में एक तरह से टॉक्सिन्स को विष माना गया है। तो विष जो उत्पन्न होता है उसको निकालने में शरीर से बाहर बहुत सारी शक्ति लग जाती है, तो वो आपके और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं। तीसरी चीज है ऋत भुक, मौसम के अनुकूल। जैसे आजकल का मौसम है, बहुत ह्यूमिडिटी हो रही है, पसीना निकल रहा है। अब आप ये देखिए कि आप थोड़ी थोड़ी देर में शिकंजी बना के ले लीजिए, एक एनर्जल करके लिक्विड आता है मेडिकल कंपनी का, वो ले सकते हैं आप, मठा ले सकते हैं, सूप बना करके ले लीजिए, यानी लिक्विड डाइट आप अच्छे से लीजिए, क्योंकि आजकल पसीना बहुत निकल रहा है। तो आप देखिए कि इलेक्ट्रोलाइट्स का, सॉल्ट की कमी नहीं हो जाए आपके शरीर में, इस उद्देश्य से आपको इसको ध्यान में रखते हुए भोजन लेना। ठीक है, तो अब ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है यूट्यूब पे, किताबों में, लेकिन हम आपको एक सर्वमान्य जो रूल्स हैं, सर्व सम्मति से जो तैयार किए गए हैं, उसमें थोड़ा आयुर्वेद का भी एलिमेंट है, और पर बेसिक जो गाइडलाइन है वो एलोपैथी यानी कि मॉडर्न साइंस से ली हुई है। उसके अनुसार हम आपको बताएंगे कि कब कैसा और क्या आहार लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले संतुलित आहार ही है, तो या तो उसी से शुरू कर लेते हैं। तो ये हमने डिस्कस ही कर लिया कि आहार जो है गर्भ से पहले, गर्भावस्था से पहले ही ध्यान देना है, फिर संतुलित लेना है, सात्विक और संस्कारित। क्या ना खाएं वो हम आपको बाद में बताएंगे, इसी ऑर्डर में चलते चलते हैं। चलिए, तो अब संतुलित आहार की जब बात होती है तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो मूलभूत है और एक अतिरिक्त पोषक तत्व। मतलब मूलभूत आहार वो है जो हर व्यक्ति को लेना है, आप प्रेग्नेंट है, नहीं प्रेग्नेंट है, पर तब भी आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल सब कुछ लेना ही है, नॉर्मली हर व्यक्ति को लेना है। अब अतिरिक्त पोषक तत्व कौन से होते हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज को लेने हैं, वो है आयरन है, कैल्शियम है, फोलिक एसिड है, और भी सारे विटामिन हैं, उनके अलग अलग काम है, तो वो आपसे डिस्कस करेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है जो अतिरिक्त पोषक तत्व। फिर मात्रा और गुणवत्ता। मात्रा तो चलिए मान लीजिए देखा कि ठीक ले ली, अब गुणवत्ता कैसी है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट अगर डिस्कस करें तो आपने कार्बोहाइड्रेट्स अगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में अगर आप लेंगे तो उसकी गुणवत्ता बेटर होती है। जैसे कि एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे चीनी ले ली, बहुत सारे फ्रूट्स ले लिए, वो सीधे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स कम लेने हैं आपको। कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में अगर लेना है तो आप दलिया लीजिए, मोटा अनाज लीजिए, मिक्स्ड आटे की रोटी लीजिए। वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसको सिंपल में ब्रेक करने में एक प्रोसेस लगती है, एक समय लगता है, वो शरीर के लिए ज्यादा उपयोगी होता है और उससे डायबिटीज होने की संभावना न्यूनतम होती है। अगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट आप लेंगे, लेकिन चावल बहुत सारा खा लिया आपने, वाइट राइस जो होता है, और चीनी जैसे मैंने बताया आपने, और लगातार आप गेहूं की रोटी लेते हैं, तो ये जो होता है ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं शुगर में, और आपकी बॉडी का शुगर लेवल या ग्लाइसीमिक इंडेक्स उसे कहते हैं वो बढ़ जाता है, तो डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए मात्रा के साथ साथ गुणवत्ता का भी हम ध्यान रखेंगे। फिर क्या ना खाएं वो आगे बताएंगे आपको। तो ये आपका हो गया कौन से आहार आते हैं संतुलित आहार में, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये तीनों को एक ग्रुप में इसको वो किया जाता है, मतलब इसको टेबल किया जाता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, तीन मिलाकर के ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। और जो विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं
वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। इनकी मात्रा छोटी है लेकिन इनका महत्व बहुत अधिक है। और फिर पांचवा तत्व है जल या वाटर। आयुर्वेद के अनुसार जो है ये जो क्लासिफिकेशन है वो इस प्रकार से होता है, जैसे कि जो पांच हमारे जड़ तत्व होते हैं जिससे हमारा शरीर बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से ये षटरस तैयार किए गए हैं जो है मधुर, लवण, अम्ल, कटु, तिक्त और कषाय। लेकिन नॉर्मली इनकी थोड़ी बेसिक जानकारी आप कर लीजिए, लेकिन इसको आयुर्वेद को हम लोग डे टू डे लाइफ में फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने भी अपनी पुस्तक निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र में आधुनिक विज्ञान के अनुसार ही भोजन को क्लासिफाई करने के को रिकमेंड किया है। पर ये जो आयुर्वेद का जो कंसेप्ट है वो आप समझिए कि आपके भोजन में जो 6 प्रकार के स्वाद है वो एडिशनल करके, आर्टिफिशियल ऊपर से ऐड करके नहीं। जैसे मीठा है तो मीठा गुड़ के रूप में जाना चाहिए जो कि नेचुरली मीठा है। अब लवण है, नमकीन है, तो जो चीजें नमकीन नेचुरली होती हैं, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां है उसमें नमक होता ही है, तो वही हमको ग्रहण करना। एडिशनल चीजों को ऐड करना आयुर्वेद के अनुसार, आयुर्वेद के नियमों के विपरीत है। तो जैसे अम्ल या खट्टा है तो जो खट्टे पदार्थ होते हैं जैसे नींबू है, आंवला है, तो ये खट्टा आप उसी तरह से जो नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा है उसमें से आप ये रस लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। संतुलित भोजन के प्रोपोर्शन कैसा होना चाहिए? तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन का जो रेशियो है वो इस तरह से है। 4 भाग प्रोटीन का होना चाहिए, 4 भाग कार्बोहाइड्रेट का, 1 भाग वसा, और विटामिन और मिनरल्स जिसमें विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट सब है वो थोड़े से चाहिए। और पानी कितना? 10 से 12 गिलास। प्रोटीन हमको कहाँ से मिलेगा? प्रोटीन हमको मिलता है दूध, दही, दालें, जितनी भी प्रकार की ये बीन्स जैसे राजमा, छोले, लोबिया, मोठ और सभी प्रकार की दालें। और अगर आप आटे में थोड़ा बेसन मिला लेते हैं या ये चना मिला लेते हैं तो भी इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, ये यहाँ पर एक मिक्स्ड आटा बनाने की विधि बताई गई है। जैसे कि अगर आप गेहूं 7 किलो लें, उसमें 1 किलो चना, 1 किलो सोयाबीन, 1 किलो जौ मिला लें तो ये एक मिक्स्ड आटा तैयार हो जाता है। इसमें आप अलग अलग, जैसे कि आप जाड़ा है तो आप बाजरा भी ले सकते हैं, आप मक्का भी ले सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट रागों को अनाज को मिला करके आप मिक्स्ड आटा तैयार करें, वो ज्यादा हेल्दी है बनस्पत इसके कि आप रोज गेहूं की रोटी खाएं। कार्बोहाइड्रेट अनाज से मिलता है आपको। जो आप अनाज आपने तैयार किया, चाहे वो गेहूं हो चाहे उसमें और चीजें मिला ले, वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। फिर उसके बाद चावल कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। उसके बाद आलू, शकरकंद, ये सब कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है। लैया जो आती है, लैया तरह तरह की जो आती है, लाई इसे कहते हैं, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट अच्छा अमाउंट होता है। फिर वसा जो है आपको लेना है दिन में केवल छोटी 5 चम्मच प्रतिदिन, प्रति पर्सन 5 चम्मच लेना है। इसमें आपको ध्यान कर रखना है कि जमने वाले सैचुरेटेड फैट, जैसे पहले डालडा आता था, वो आपको नहीं लेना है, ये हानिकारक होता है। और जो अनसैचुरेटेड रिफाइंड आते हैं वो ठीक है, लेकिन बेस्ट कौन से हैं? बेस्ट है जो नेचुरल ऑयल्स आते हैं, जैसे कि सूरजमुखी का तेल है, आपका सरसों का तेल है, आपका मूंगफली का तेल है, ये हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। देशी गाय का घी बहुत अच्छा है। और ट्रांस फैट एसिड जिसमें होता है, जैसे उबला हुआ तेल, जो तेल को आप बार बार कढ़ाई में उबाल के यूज करना है, उसको मत करिए। जैसे आपको मान लीजिए पूड़ी बनानी है, आपको कुछ तलना है, डीप फ्राई करना है, तो आप बिल्कुल अंदाज से उतना ही तेल कढ़ाई में डालिए जितना आप 1 या 2 बार में यूज कर लेंगे। बाकी बचा के उसको सब्जी में इस्तेमाल करके खत्म कर दीजिए। बार बार उस तेल को उबालना और यूज करने से ट्रांस फैटी एसिड उसमें हो जाते हैं जो कि कैंसरस होते हैं। और कुछ हद तक ओलिव और कैनेला ऑयल को भी अच्छा माना गया है। विटामिन, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये आपको कहाँ से मिलेंगे? ये आपको मिलते हैं विभिन्न रंगों के मौसमी फल और हरी सब्जी। जितनी भी प्रकार की सब्जियां हैं, जितने प्रकार के फल हैं,
वो आप लेंगे तो आपके अंदर विटामिन, मिनरल्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट की कमी नहीं होगी। और सबसे उत्तम तरीका है इनको प्राप्त करने का, वो है अंकुरित। 1 बोल रोज अंकुरित खाना है। जैसे 15 ग्राम आप चना ले लीजिए, 25 ग्राम मूंग ले लीजिए, इसको भिगो दीजिए पहले ओवरनाइट, फिर उसका पानी निकाल करके उसको साफ मलमल के कपड़े में गीला करके लपेट के रख दीजिए। विद इन अ डे और 2 उसमें अंकुरित आ जाते हैं। उसको आप थोड़ा सा स्टीम कर लीजिए, कच्चा मत खाइए, क्योंकि कच्चा पचाने में पेट को बहुत मतलब बहुत ताकत लगती है आंतों की। तो आप उसको हल्का सा स्टीम करिए, उसमें नमक मिला लीजिए, आप उसमें मूंगफली मिला लीजिए भुनी हुई, थोड़ा सा नींबू डाल लीजिए, अपने स्वाद के अनुसार जो आप थोड़ा बहुत डाल लीजिए। और उसको बहुत स्पाइसी मत बनाइएगा कि हरी मिर्च मिला ली और लाल मिर्च मिला ली, ऐसा मत करिएगा, उसको सात्विक रहने दीजिए। इसमें फायदा क्या होता है कि इसमें सैकड़ों गुना विटामिन बढ़ जाता है, ऑलमोस्ट 500 टाइम्स इसमें जो इसके विटामिन मिनरल्स की कंटेंट है। तो नेचुरली मान लीजिए चने में जो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स मिलते हैं, वो अंकुरित होने के बाद 500 गुना बढ़ गई। तो ये आपका बहुत बढ़िया सोर्स है आपका प्रोटीन का भी और मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स का भी। अब ये जो है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि ये जो आप लेंगे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये एक तो आपके एरिया में जो लोकल ग्रो करते हैं वो होने चाहिए। बहुत इंपोर्टेड, बहुत महंगे फल लेने का कोई लाभ नहीं है। मतलब लोकल जो ग्रो कर, रीजनल। और सीजनल मतलब ऋतु के अनुसार। अब ठंड में आप गर्मी का खाना खाएं, जैसे ठंड में आइसक्रीम लोग बहुत खा लेते हैं, वो आपके गले को चोक कर देता है। या गर्मी में आप ऐसी गर्म तासीर की चीजें, जैसे आजकल आम आ रहा है, बहुत टेस्टी है, लेकिन आम की जो तासीर है वो गर्म होती है, तो लिमिटेड अमाउंट में लेना है। इसको हम कहते हैं ऋतुभुक, ऋतु के अनुसार खाना। तो बहुत आपको ऐसा नहीं खाना है जो कॉन्ट्राडिक्टरी हो सीजन से, वो नहीं खाना है। और ओरिजिनल, ओरिजिनल का अर्थ मतलब जिस प्रकृति ने जिस रूप में उसको पैदा किया है। सब्जियां हैं तो सब्जियों को बहुत ज्यादा तलिए भुनिए मत। कच्ची सब्जियां होती हैं, जैसे खीरा है, ककड़ी है, ये कच्ची खाइए। और फिर कुछ सब्जियां हैं जैसे लौकी है, तुरई है, परवल है, इसको हल्का सा हम उबाल लेते हैं, स्टीम कर लेते हैं, बॉईल कर लेते हैं कुकर में, नमक मिला करके हल्का सा आप छोंक लगाते हैं, उसके अंदर खा लेते हैं। इसमें बहुत सारा तलने भूनने की आवश्यकता नहीं है। ये इसका ओरिजिनल का मतलब है कि प्रकृति में जिस प्रकार से सब्जियां हो रही हैं, उसी प्रकार से सब्जी या जो चीजें पाई जा रही है, उसको जितना बस डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नेसेसरी है उतना ही पकाएं। बहुत तेज घी मसाला ना मिलाएं, बहुत तले भुने नहीं। यही सात्विक का कंसेप्ट है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि शिशु के विकास में जो आहार आप ले रही है गर्भावस्था में, उसमें 4 मुख्य कार्य हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना आपके लिए कि शिशु के विकास में क्या चीजें हैं जो आहार में ऐसा लूं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छे से विकसित हो और वो इंटेलिजेंट भी हो और उसका पूरा डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से, उसके सारे ऑर्गन्स अच्छे से बने, उसका वेट अच्छे से हो, डेवलप हो। तो ये क्या करना है हमको? 4 चीजें क्या है? एक तो मस्तिष्क का विकास है, फिर उसकी पूरी बॉडी का डेवलपमेंट होता है 9 महीने में, फिर उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहनी, आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहनी चाहिए, उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहनी चाहिए। और उस सबके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो भोजन आप खा रही हैं उसका डाइजेशन अच्छे से हो, मतलब आपकी जो पाचन शक्ति है वो सुदृढ़ होनी चाहिए। तो आप क्या करना है इसमें देखिए, ये आप देखिए मस्तिष्क का विकास कब होता है? मस्तिष्क का विकास होता तो पूरे 9 महीने, लेकिन तेजी से होता है पहले 3 महीने में, बहुत तेज हो रहा है। फिर जो सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है तब से बॉडी का डेवलपमेंट, शारीरिक विकास होता है, कंटिन्यू होकर पूरे 9 महीने होता है। फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता 9 महीने अच्छी रहनी चाहिए और सुदृढ़ पाचन शक्ति भी 9 महीने अच्छी रहनी चाहिए। तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि अब हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन सा खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या है और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चूंकि ब्रेन डेवलपमेंट पर ध्यान देना है तो उसमें हमको चाहिए होता है बेसिक, तो जो मूलभूत तत्व है वो तो सेम रहेंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, वो तो आपको लेना ही लेना है जैसे आप ले रहे थे।
मतलब दाल रोटी सब्जी वो सब तो लेंगे, पर इसमें ऐड क्या करना है मस्तिष्क के विकास के लिए, वो ऐड करना है इसमें DHA, कोलिन, आयोडीन, फोलिक एसिड, B12, जिंक। ये आपको जानना बिल्कुल जरूरी नहीं है इतनी सारी चीजें। हाँ, ये आप समझिए कि ये मिलेंगी हमको कहाँ से। इसके लिए हम 2-3 चीजें आपको बताते हैं। देखिए, एक तो सूखी मेवा, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो सूखी मेवा, 4 बादाम, 4 अखरोट, थोड़े से 10-12 किशमिश भिगो करके अवश्य लें। फिर अलसी, अलसी सबको मिल सकता है। अलसी जो होता है ये ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। अलसी को भून करके रख लें, खाने के बाद ऐसी फाँक लें। थोड़ी सी मूंगफलियां किसी भी खाने में, जैसे पोहा में डाल लें, जाड़ा है तो आप मूंगफली ऐसे ही खा सकते हैं भुनी हुई, या जो खाना बनाते हैं उसमें मूंगफलियां मिला लें, या मूंगफली को चटनी में मिला लें, जो नारियल की चटनी बनती है उसमें आप मूंगफली मिला लें, मूंगफली बहुत अच्छा है। फिर दूध दही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ले इसको। फोलिक एसिड के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां और जो साबुत दालें, बीन्स, छोले, राजमा, इसमें भी फोलिक एसिड होता है। कुल मिला के जो भोजन हम आपको आगे बताएंगे उसमें अगर आप, जो आगे हम आपको थाली में बताएंगे कि क्या क्या आपकी थाली में होना चाहिए, उसको अगर आप फॉलो करते हैं, केले का सेवन करते हैं, थोड़ा ओट्स ले लेते हैं, साबुत दालें, छोले, बीन्स ले लेते हैं, थोड़ा सा सूखी मेवा भिगो करके लेना है, लेकिन बादाम अखरोट जो है ओवरनाइट सोख करके लेना, ज्यादा मात्रा में नहीं लेना। अलसी, और अगर दूध दही नहीं ले सकते तो टोफू, आगे बताएंगे टोफू कैसे बनेगा, और हरी पत्तेदार सब्जियां, तो आपको समझ लीजिए सब मिल जाएगा। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए आप, एक तो एवोकाडो आता है, लेकिन एवोकाडो शायद यहाँ नहीं मिलता है अभी इतना अच्छे से, तो आपके जो आप ये ले रहे हैं अपने नेचुरल ऑयल्स जिसमें विटामिन ई भी होता है, जैसे सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। एक टिप आपको बताते हैं कि जब नोजिया वॉमिटिंग बहुत हो तो गोली के बजाय आप टैबलेट्स लेने के बजाय पहले आप ट्राई करिए अदरक, अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा आप सुबह चूस लीजिए, या 1 चम्मच अदरक का रस निकाल लीजिए, या ऐसा भोजन लीजिए जो आवाज करता है खाने में, जैसे सूखी करारी रोटी, सूखी ब्रेड, लैया भून करके रस खाते हैं, ये जो चीजें कच कच की आवाजें करती हैं उससे नोजिया की फीलिंग, वॉमिटिंग की फीलिंग कम होती है। तो आगे चलते हैं। टोफू हम आपको बताए थे कि जो दूध दही नहीं ले सकते हैं उनको टोफू यानी सोयाबीन के दानों से बना हुआ पनीर, ये बहुत रिच होता है प्रोटीन में, इसको आप इसका सेवन करिए। इसको कैसे बनाएंगे, 125 ग्राम सोयाबीन भिगोएंगे, 6-7 घंटे के बाद उसको धोएंगे, छिलका पूरा निकाल देंगे, छिलका नुकसान करता है, उसको पूरा छिलका बिल्कुल सावधानी से उसको निकाल दीजिए, फिर पीसिए, फिर 1 लीटर, फिर उसका पेस्ट बना लीजिए, मतलब वो दानों का, फिर 1 लीटर उबलते पानी में सोयाबीन के पेस्ट को डाल दीजिए, 5 मिनट तक चलाइए तो दूध बन जाएगा उसका, और फिर उबाल आने पर उसको छान लीजिए, फिर उसको दूध को नींबू या दही डाल करके आप फाड़ लीजिए, ये टोफू तैयार हो गया। फिर द्वितीय माह में क्या जरूरी है, द्वितीय माह में शारीरिक विकास हो रहा है। अब फिर वही बात है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तो सेम चलती रहेगी जैसे आपको बताई, कैल्शियम और मैग्नीशियम, विटामिन डी, आयरन ये बढ़ाना है, क्योंकि हड्डियां बननी शुरू हो गई और इसके बच्चे की हड्डियां बन रही हैं अब सारी, उसके लिए दूध से बने पदार्थ, मैग्नीशियम जो है तरह तरह के बीज आजकल बाजारों में मिलते हैं, कद्दू के, सूरजमुखी के, सब मिक्स करके रख लीजिए, तरबूज, इसको रख लीजिए, 1 फाँक सुबह ले लिया करिए। विटामिन डी के लिए दूध से बने पदार्थ और धूप का सेवन, आधे घंटे धूप, ये आगे हम बताएंगे आपको। आयरन के लिए पालक, हरी सब्जियां, गुड़ और राजमा, ये भी राजमा भी बहुत अच्छे से होता है, ठीक है, तो ये आप ले सकते हैं। अब आते हैं आयरन के लिए, क्योंकि शरीर में जो हीमोग्लोबिन है वो आयरन से मेंटेन होता है, और हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा रहना चाहिए, डिलीवरी के समय 11 होना चाहिए कम से कम, तो खून की कमी नहीं हो, एनीमिया नहीं हो। इसके लिए एक तो चीज ये है कि जब हमने गर्भ धारण किया तभी हमको चेक करना चाहिए, और पहले से ही हमारी डाइट जो है आयरन रिच होनी चाहिए। आयरन रिच करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि एक आयरन की कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई जरूर हो घर में, जिसमें आप सब्जियां बनाएं, तो उसमें आपको आयरन की कमी नहीं होगी। फिर आयरन की गोली आप जो लेंगे वो नींबू पानी के साथ लेंगे, क्योंकि विटामिन सी की प्रेजेंस में आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। और ये सोर्स क्या है, इसकी जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं
विशेष करके पालक, अनार में भी आयरन होता है, चुकंदर में आयरन होता है, आपके बाजरा में आयरन होता है, लेकिन गर्मी में बाजरा नहीं खाना है। तो आप हरी पत्तेदार सब्जियां लीजिए, आप फल लीजिए, फल में अनार फायदा करेगा, और छोटी सी मात्रा में थोड़ा सा गुड़, चीनी की बजाय आप गुड़ लेना शुरू करिए। थोड़ा सा गुड़ भी गर्म होता है, तो बहुत ज्यादा गुड़ गर्मियों में नहीं लेना है, जाड़े में ले सकते हैं, लेकिन उन चीजों से आपका आयरन लेवल मेंटेन रहेगा। फोलिक एसिड के लिए हमने बता दिया, हरी पत्तेदार सब्जियां। कैल्शियम शिशु की अस्थियों दांतों के लिए होता है। स्तनपान में जब आप डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीड कराएंगे बच्चे, तब कैल्शियम की डिमांड और बढ़ जाएगी। अभी डिलीवरी के समय लगभग 1 ग्राम से लेकर के 1.25 ग्राम तक होती है, 1200 मिलीग्राम या 1.2 ग्राम। और डिलीवरी के बाद जब दूध पिलाएंगी तो कम से कम 1.5 ग्राम कैल्शियम आपके भोजन में होना चाहिए। तो वो भोजन के साथ साथ आपको टैबलेट्स भी लेनी चाहिए। यहाँ पे सब गर्भवतियां ध्यान कर लें कि कृपया डिलीवरी के बाद कैल्शियम खाना बंद मत करिएगा। जब तक दूध पिला रही, चाहे डॉक्टर बताए चाहे ना बताए, जब तक आप बच्चों को दूध पिला रही हैं, कैल्शियम की गोलियां, कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन, डाइट में कैल्शियम के अलावा आपको लेना ही लेना। मतलब डाइट में भी आप एक्स्ट्रा कैल्शियम लेंगी, दूध लेंगी, दही लेंगी, पालक लेंगी, अच्छे से कैल्शियम लेंगी, और साथ में कैल्शियम की टैबलेट्स भी लेंगी। तो ये कैल्शियम आपको मिल रहा है दूध, दही, छेना, पनीर, ये सब आपको हमने बता ही दिया। और लगभग प्रेगनेंसी के दौरान आपको 750 ml 3 बड़े कप, याद कर लीजिए, 3 कप दूध का सेवन करना ही करना। तृतीय तिमाही में क्या करना है? तृतीय तिमाही में आपको कब्ज का ध्यान रखना है कि कब्ज नहीं हो। अब क्या हुआ तृतीय तिमाही में, क्या चेंज हुआ? आप इमेजिन करके देखो, 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी है, पूरे पेट में यूट्रस है, पूरे पेट में यूट्रस फैला हुआ है, यूट्रस इतना बड़ा हो गया। अब आते जो हो गई वो सिकुड़ गई। जो 6 मीटर की आते हमारे पूरे पेट में रहती थी, अब वो थोड़ी इधर उधर हो गई। अब उनकी फंक्शनिंग, अब वो तेजी से काम नहीं कर पा रही, खाने को आगे पुश नहीं कर पा रही है, तो आपको कब्ज हो जाता है। अब कब्ज ना हो, इसके लिए क्या करेंगे आप? 3rd ट्राइमेस्टर में पानी खूब अच्छे से लेंगे, पानी लेंगे, आटे में चोकर होना चाहिए, मतलब फाइबर बढ़ाना है आपको। खूब पत्तेदार सब्जी और गूदे वाले फल आप लीजिए, और थोड़ा थोड़ा खाइए, उसको पच जाने दीजिए, और थोड़ा खाने के बाद गैप करिए, फिर खाइए, जिससे कि अच्छे से खाना पचे और खाना एब्जॉर्ब हो, और वेस्ट मतलब फाइबर की वजह से अच्छे से मल बने। जब मल बनेगा तभी उसका निष्कासन हो पाएगा। थायमीन, जिसे हम B1 कहते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है लास्ट ट्राइमेस्टर में, क्योंकि भोजन जो खा रहे हैं उससे एनर्जी तो मिले, कैलोरीज तो मिले। तो भोजन का जो ब्रेकडाउन होता है कैलोरीज में, मतलब उसकी भोजन से जो एनर्जी बननी है, ऊर्जा बननी है, उसके लिए हमें B1 चाहिए। अब पूरे 9 महीने क्या खाना है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए। विटामिन सी मिलता है खट्टे पदार्थों में, नींबू, आंवला, संतरा। आंवला सबसे ज्यादा रिच होता है विटामिन सी में, उसके मुकाबले में संतरा और ये आपका अमरूद में कम होता है, लेकिन तब भी होता है। तो आप ये खट्टे पदार्थ लीजिए। फिर विटामिन ई के लिए जो आपने नेचुरल ऑयल, सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, इसमें विटामिन ई मिलेगा। साथ में मूंगफली और बादाम भिगो करके लेनी है, मूंगफली भी गर्मियों में कम लेनी है। अब विटामिन ए, जितने भी पीले नारंगी रंग के फल सब्जी हैं, उससे आपको विटामिन ए मिलेगा। तो गाजर है, पक्का कद्दू है, आम है, टमाटर है, लाल रंग की या एक जो येलो कलर की शिमला मिर्च आती है वो भी, उसमें भी विटामिन ए होता है। और विटामिन ए आंखों के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा, आंखों की रोशनी के लिए। दूध में भी कुछ हद तक विटामिन ए होता है। तो ये हो गया आपका विटामिन को हम रिवाइज कर लेते हैं। सभी प्रकार के विटामिन आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस ये याद रखिए कि हमको खाना क्या क्या है, वो नोट करते जाइए तो आपको याद रहेगा। विटामिन ए मैंने बताया आंखों के लिए जरूरी है, तो उसमें पीले और नारंगी रंग के फल सब्जी। फिर विटामिन बी जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट, तो उसमें अनाज, दालें, सब्जियां, चावल, दूध, फल जो भी लेंगे उससे आपको मिलेगा। अंकुरित में बहुत अच्छे से बी कॉम्प्लेक्स मिलेगा आपको। सी, खट्टे पदार्थों में सी से क्या होता है? एक तो आयरन का एब्जॉर्प्शन आपको बताया, विटामिन सी में बढ़ जाएगा आयरन। अगर आप विटामिन सी की प्रेजेंस में आयरन लेंगे तो आयरन एब्जॉर्ब होएगा अच्छे से, और इम्यूनिटी बहुत अच्छी डेवलप होती है। आपको याद होगा कोविड में खूब सारी विटामिन सी की गोलियां सब लोग खाते थे, तो ये खट्टे पदार्थों से मिलेगा आपको। फिर विटामिन ई नेचुरल ऑयल से और
अखरोट से, बादाम से, इससे मिलता है। विटामिन डी के लिए दूध तो लेना ही है, 15 से 20 मिनट, आधे घंटे तक धूप सेकनी है। और वो कौन सी धूप होनी चाहिए? तेज धूप। लेकिन आजकल गर्मी की धूप में ध्यान रखिएगा, लू लग सकती है, तो थोड़ी हल्की धूप का ही सेवन करिए। फिर 9 महीने, क्योंकि आजकल सुबह से ही सूरज प्रचंड होता है, तो आप सुबह के समय ही धूप ले लें, वो ही ठीक रहेगा। अब आपको डाइजेशन अपना अच्छा रखना है, उसके लिए आपकी डाइट में फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स होने चाहिए। ये कहाँ से मिलेंगे आपको? केले से, गेहूं से, जौ से, दही से, मट्ठे से। आपका जब पेट खराब हो जाता है तो क्या होता है, आपके जो अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं पेट में, वो मर जाते हैं एंटीबायोटिक लेने से, या डायरिया में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तब आपसे कहा जाता है ना कि मठा लीजिए, केला लीजिए। ये क्या है? ये जो गुड बैक्टीरिया होते हैं आंतों के, उनको रिप्लेस करता है। उसमें फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स होता है, जिससे आपकी पाचन शक्ति फिर मजबूत होती है और आंतें सही से काम करती है। और डाइटरी फाइबर के लिए आप क्या करेंगे, मतलब आपकी डाइट में अच्छे से फाइबर हो, तो यहाँ जानने की बात है कि 2 तरह के फाइबर होते हैं। एक इनसॉल्युबल, मतलब जो कि घुलते नहीं है, शरीर पचा नहीं सकता इनको। ये नैसर्गिक रूप से पेट साफ करने में मदद करते हैं, मतलब मल बनाने में। ये कहाँ से आते हैं? जितना भी आप मोटा आटा लेंगे, गूदेदार फल लेंगे, पत्तेदार सब्जियां लेंगे, ये आपका जो ओट्स होता है, इसमें भी बहुत अच्छे फाइबर होता है। और आपके अंजीर में, अंजीर भिगो के लेते हैं, उसमें भी फाइबर बहुत अच्छा होता है। तो ये फाइबर डाइट आपको लेनी है, जिससे कि आपका मल निष्कासन अच्छे से हो, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। फिर जो घुलने वाले पदार्थ, जो कई इन्हीं सब चीजों में जो होता है, वो घुलने वाले रेशे भी होते हैं, घुलने वाले फाइबर, वो भी इंपॉर्टेंट है। वो थोड़े सा फाइबर एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी बॉडी में। वो एब्जॉर्ब हो जाएगा तो क्या करेगा? एब्जॉर्ब होने से वो कोलेस्ट्रॉल को और ब्लड शुगर को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। ओके, तो ये हो गया आपका कि आपको किस तरह से अपने फूड में सभी जो पौष्टिक तत्व हैं उनको इंक्लूड करना है, क्या क्या लेना है। और फिर पानी, पानी जो होता है गर्भावस्था में बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो ताजा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। सबसे उठते ही ऊषापान, अभी दिनचर्या आपको बताई जाएगी, उसमें बताया जाएगा प्रातः उठते ही 2-3 ग्लास पानी घूट कर करके रीढ़ की हड्डी को सीधे रखते हैं, मतलब सीधे बैठ करके आपको सेवन करना है, पीना है। इसे कहते हैं ऊषापान। उसका आपको डिटेल अगली क्लास में बताई जाएगी कि उसका बेनिफिट्स क्या है, वो उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे डेवलप होती है। दिन भर में आपको 10-12 ग्लास पानी लेना है। क्यों? पानी के गुण है बल, उत्साह, धैर्य, आपको शक्ति देता है। आप वीक फील कर रहे हो, मान लीजिए आपने भोजन नहीं लिया बहुत देर से, आप कहीं से आएंगे, अरे पानी पी लेते, पानी पी के एक एनर्जी आ जाती है, आपके अंदर उत्साह आ जाता है। आप डल फील कर रहे हैं, पानी पी ले, जो उत्साह आ जाएगा। आपको आवेश आ रहा है, क्रोध आ रहा है, कहते हैं ना, आप पहले एक गिलास ठंडा पानी पी लो, तो आपको अंदर पेशेंस आती है, धैर्य आता है। तो ये तीनों गुण हैं जो इसको आप नोट कर लीजिए। और जब भी आप पानी का सेवन करिए, आप ये भाव करिए कि मेरे अंदर और मेरे बच्चे के अंदर ये तीनों गुण जल के माध्यम से जा रहे हैं। मेरा बच्चा बलशाली बन रहा है, वो हमेशा उत्साह से काम करेगा और उसके अंदर इमेंस पेशेंस होगी। और ये तीनों गुण मैं भी धारण कर रही हूँ अपने लिए, बच्चों के लिए। ये 2-3 गुणों को आप धारण करने का भाव करते हुए पानी पीजिए। अब पानी इंपॉर्टेंट क्यों है, महत्व क्यों है पानी का, पानी का फंक्शन क्या है? पानी का पूरा आहार में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो भी आहार आप ले रहे हैं उसका डाइजेशन, उसका एब्जॉर्प्शन, उसका ट्रांसपोर्टेशन और उसका एक्सक्रीशन, सब कुछ पर्याप्त जल पर निर्भर करता है। क्योंकि जब आप पानी, आपकी बॉडी में डिहाइड्रेटेड नहीं होगी बॉडी, पानी अच्छे से लिया होगा, वाटर लेवल ठीक होगा, तो लार अच्छे से बनेगी। जो सलाइवा है वो तभी बनेगा, मुंह सूख रहा हो मान लीजिए आप, तो सलाइवा ही नहीं बनता, लार ही नहीं बनती। पानी पियेंगे तभी लार बनेगी। तो डाइजेशन तो मुंह से ही शुरू हो जाता है। जो भोजन आप लेते हैं उसको जब चबाते हैं, वो लार के साथ मिलता है तो वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो मुंह से ही शुरू हो जाता है। ये सलाइवा में अच्छे से पानी होगा तो लार बनेगी। फिर पेट में अगर पानी है तो अच्छे से डाइजेस्टिव जूसेस निकलेंगे, तो डाइजेशन अच्छे से होएगा। फिर जब वो डाइजेस्ट हो गया, जब मैंने बताया आहार रस को ट्रांसपोर्ट करना है पूरे टिश्यूज तक, वो पानी के माध्यम से होएगा। अच्छे से पानी में मिला होगा तभी ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से होएगा।
अब उसका एब्जॉर्प्शन भी जो होएगा वो पानी की प्रेजेंस में होएगा, निष्कासन भी, अगर डिहाइड्रेशन हो जाता है तो कॉन्स्टिपेशन हो गया, मतलब आंतों के द्वारा ही नहीं, केवल गुर्दे के द्वारा भी, त्वचा के द्वारा भी, अगर पानी आपकी बॉडी में अच्छे से है तो कॉन्स्टिपेशन ही नहीं हो, खाली कॉन्स्टिपेशन ही प्रिवेंट नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन तो होगा नहीं, साथ में यूरिन अच्छे से निकलेगा, इसलिए किडनी अच्छे से काम करेगी, और स्किन से पसीना निकलेगा तो उसके जो रोम छिद्र होते हैं वो खुल जाते हैं और साफ हो जाते हैं, इसलिए रोम छिद्रों के खुलने के लिए पर्याप्त मात्रा में पसीने का निकलना भी दूर होता है। तीनों माध्यम से मतलब फीकल मैटर से, पेशाब से और पसीने से हमारे शरीर के जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलते हैं, और पसीना निकलता है तो टेम्परेचर बॉडी का कंट्रोल रहता है, मतलब उसको हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। आजकल का जैसे मौसम है, पानी खूब पीना चाहिए और साथ में उसमें चीनी नमक मिला करके, जिससे कि वो पसीने को रिप्लेस कर दे, पसीना इतना निकल गया तो वो आपको जरूरी है कि आप पानी अच्छे से पीजिए। फिर पानी से हमें ऊर्जा मिलती है, हमने समझ ही लिया। फिर लेकिन पानी के द्वारा आगे हम समझेंगे कि हम भोजन में कैसे वाइब्रेशंस डालेंगे, मंत्र जप करके, या जब भोजन पकाएंगे तो भजन करेंगे, मंत्र बोलेंगे, अच्छा भाव करेंगे, ईश्वर का भोग लगाएंगे, ये संस्कारित करने का तरीका है भोजन को। लेकिन अब आप ये देखिए कि पानी को भी आपको संस्कारित करना है, पानी के अंदर भी वाइब्रेशंस जो है जाते हैं। ये वाला मैं बड़ा कर रही हूँ, आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, ये देखिए, ये साइंटिस्ट हुए इसारो मोटो, उन्होंने ये जापानीज साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये देखा कि पानी लिया और जल जो है गंदे नाले से लिया और उसको क्रिस्टलाइज कर दिया, मतलब उसको जमा करके उसको क्रिस्टल्स बनाए, और उस पे उन्होंने शब्दों का प्रभाव या भावनाओं का प्रभाव उसको स्टडी किया। तो वो क्रिस्टल्स बने तो माइक्रोस्कोप में देखा, जिसमें प्रार्थना नहीं करी गई पानी पीने से पहले, वहां पानी के क्रिस्टल्स हैप्पैज़ार्ड, कोई पैटर्न नहीं बना, और जिसमें उन्होंने प्रार्थना करी वहां देखिए कितना सुंदर क्रिस्टल बन के तैयार हो गया। इसी तरह से ये देखिए मसारू इमोटो, सॉरी ये नाम मैं गलत बोल रही थी। अब ये देखिए, ये पोल्यूटेड पानी लिया उन्होंने, मतलब गंदा पानी था, लेकिन प्रेयर करने से कितने सुंदर क्रिस्टल्स बने। अब ये सामूहिक रूप से उन्होंने पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजे, जिसमें नहीं भेजे वो ऐसा था, और जब भेज दिए तो कितने सुंदर क्रिस्टल्स बने। अब ये देखिए भावनाओं का प्रभाव, ये देखिए एक एक जो पैटर्न है इसमें उन्होंने कहा मैं तुमसे घृणा करता हूँ, दूसरे से कहा मैं प्रेम करता हूँ, मतलब जल पे किस तरह से हमारे शब्दों का, भावनाओं का प्रभाव पड़ रहा है, ये हम इसमें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब भी आप जल धारण करें, एक तो बैठ करके पानी पीजिए, दूसरा गिलास को हाथ में पकड़े और उसमें अच्छी भावनाएं भेजें। सबसे इजी तरीका आपका इष्ट मंत्र जो हो, गायत्री मंत्र बोल लीजिए, ओम नमः शिवाय बोल लीजिए, राधा राधा बोल लीजिए, प्रेम के भाव भेजिए। अब भाव करिए कि बस इसमें प्रेम, करुणा, दया, ममता, सारे अच्छे अच्छे गुण इस पानी में जा रहे हैं, और वो मैं इसके माध्यम से अपने बच्चे तक ट्रांसफर कर रही हूँ। तो एवरी टाइम यू हैव टू कनेक्ट, पानी से कनेक्ट करना है और वो कनेक्शन अपने बच्चे तक पहुंचाना है, ठीक है। हाँ, अभी थोड़ा सा समय है, थोड़ा सा और ले लेते हैं। अब जो हमने पहले डिस्कस किया उसको हम आपको कंसाइज रूप से बता रहे हैं कि किस प्रकार से खाद्य पदार्थों को आपको शामिल करना है, कौन कौन से खाद्य पदार्थ। तो सभी खाद्य पदार्थ आपको लेने, अनाज, अनाज में आपको बताया सभी प्रकार के अनाज, मतलब गेहूं की अकेले रोटी नहीं, मिक्स्ड अनाज लेना है। दालें, बीन्स, अंकुरित, रोस्टेड, फलियां, मतलब ये बीन्स को हम अंकुरित करके भी ले सकते हैं, रोस्टेड करके भी ले सकते हैं, फलियां तरह तरह की, सेम की, मटर की, टोफू, ये सब प्रोटीन दे रहा है। तो हमको अलग अलग प्रकार की दालें लेनी है, क्योंकि हर दाल में अलग प्रकार का अमीनो एसिड होता है। अब हर प्रकार का अमीनो एसिड जो है वो बॉडी के डेवलपमेंट में जरूरी है। जीन्स जो होते हैं वो प्रोटीन का निर्माण करते का मैसेज करते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स बनते हैं, उससे अलग अलग प्रकार के हमारे सेल्स बनते हैं, चाहे वो हार्ट का सेल हो, चाहे लंग का सेल हो, चाहे किडनी का सेल हो। तो ये इसके लिए जरूरी है कि प्रॉपर मात्रा में अलग प्रकार के सारे प्रोटीन्स अवेलेबल हो। तो तब अवेलेबल होंगे जब हम वैरायटी लेंगे अपने फूड में। रोज अरहर की दाल खा लेंगे तो हमारे अंदर डेफिशिएंसी हो सकती है। सब्जियां, हर प्रकार की सब्जी मैंने आपको बताया, कच्ची खाने वाली भी, उबालने वाली भी, जो जमीन के नीचे होती है जैसे पत्ता गोभी है, कंदमूल, ये लेनी है। फिर कार्बोहाइड्रेट में रिच जो आलू है, आलू की मात्रा हालांकि आपको कंट्रोल रखनी है,
फिर पत्तेदार सब्जियां होती हैं, मौसम के फल। फल की जो मात्रा है आप वो 1 से 3, 3 से ज्यादा नहीं, 1 से 3, 2 मैक्सिमम आप ले लीजिए। और ये साबुत लेना है, कटे हुए फल नहीं लेने। फल को काटे तुरंत सेवन कर ले, काट करके फल को रखना नहीं है। और जूस अवॉइड करना है। दूध से बने पदार्थ हो गए, हर्ब्स जैसे जो होती हैं, जैसे आप यूज करते हैं हरे धनिया का इस्तेमाल करिए, पुदीना लीजिए, तुलसी की पत्तियां लीजिए, मीठी नीम लीजिए। ये सब बहुत हेल्दी होते हैं और ये सब आपके मीठी नीम विशेष करके आपके कोलेस्ट्रॉल को और शुगर को कंट्रोल करती है। अदरक है, मसाले हैं, जैसे अजवाइन है, पेट के लिए अच्छा है, जीरा बहुत अच्छा होता है, हल्दी एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक की प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी होती है, दर्द खत्म कर देती है हल्दी, सारा दर्द खींच लेती है, एंटीसेप्टिक होती है। जैसे एंटीबायोटिक खाई तो उतनी आप हल्दी खा लीजिए, आपको इन्फेक्शन नहीं होगा जल्दी। ऑयल सीड्स में जैसे आपके चिया सीड्स आते हैं, अलसी के बीज हैं, सूरजमुखी के, कद्दू के, ये सब बीज लीजिए। सूखी मेवा आपको बताई थी मैंने, भिगो करके लेनी है, कम मात्रा में लेनी। नट्स में आपका मूंगफली है या नारियल है, इसको आप चटनी के रूप में ले सकते हैं, या आप कद्दूकस करके नारियल को कई व्यंजनों में डाल सकते हैं। घी, तेल, मक्खन आपको बताई दिया। मक्खन में एक चीज समझ लीजिए, जो ये अमूल की अपेक्षा आप जो घर का बना हुआ व्हाइट मक्खन होता है वो ज्यादा हेल्दी होता है, तो वो ले सकते हैं। पानी आपको डिस्कस कर ही लिया। थाली में आपके सबसे ज्यादा होना चाहिए, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड से आपको बताती हूँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। बस ऊपर का पिरामिड याद रख लीजिए कि चीनी बहुत कम मात्रा में लेनी है। आपको चीनी जो है केवल 4 चम्मच या से ज्यादा नहीं लेनी है दिन भर में। और चीनी की अपेक्षा आप गुड़ ले लीजिए, खाड़ ले लीजिए या शहद ले लीजिए। और घी, तेल केवल 5 छोटी चम्मच। और बेसिकली आपको जो है ये इस थाली से समझिए, आपको सबसे ज्यादा जो दिन भर में सेवन करना है वो अनाज और सब्जी, अनाज और सब्जी 2 कॉम्बिनेशन रखने हैं। तो दिन भर आप रोटी सब्जी नहीं खा सकते, तो क्या करना है, आप पोहा बनाइए, सेवैयां बनाइए, उपमा बनाइए, सब में सब्जी डाल दीजिए। दलिया बनाइए, सब्जी डाल दीजिए। पराठा बनाइए या रोटी बनाइए, उसमें सब्जी भर लीजिए। तो इस तरह से सब्जी और अनाज मिला करके कई बार 4-5 बार आपको दिन भर में जाना चाहिए। और प्रोटीन, दूध जो है वो 3 कप, 3 फल से ज्यादा नहीं, 3 की मात्रा याद रख लीजिए इसके लिए। प्रोटीन 3 कटोरी, 1 कटोरी आप लेंगे आपका क्या कहते हैं ये अंकुरित, और 1 कटोरी भर के, कटोरा भर के दाल, या 1 कटोरा बीन्स। दिन भर में 3 इस तरह से प्रोटीन की आपको सर्विंग जानी चाहिए। फिर फल मैंने आपको बता दिया 2 मैक्सिमम साबुत फल। नट्स 1 या 2 बार आप फाँक लीजिए, जैसे मूंगफली कभी थोड़ी सी ले ली या मिला ली उसको खाने में। फिर ये रेनबो डाइट का कंसेप्ट जो है वो ये बता रहा है आपको कि आपको हर रंग की फल सब्जी का सेवन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे आपके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स जाएंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? जब भी हमारे शरीर में जो भी प्रक्रिया हो रही है, खूब सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रही है, एक्सक्रीशन की प्रोसेस चल रही है, मतलब निष्कासन भी हो रहा है वेस्ट मटेरियल का, डाइजेशन चल रहा है, बहुत सारे, हार्ट अपना काम कर रहा है, लंग अपना काम कर रहा है, आंखें अपना काम कर रही है, तो बहुत सारे एंजाइमेटिक एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही है। उस दौरान क्या होता है कि कुछ फ्री ऑक्सीजन रेडिकल निकलते हैं। ये फ्री ऑक्सीजन रेडिकल जो होते हैं ये हमारे नॉर्मल हेल्दी सेल को भी नुकसान पहुंचाते हैं, और इसके लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स लेने चाहिए। ये एंटीऑक्सीडेंट्स कहाँ से मिलेंगे? आहार से। अगर आप अलग अलग रंग के फल सब्जी का सेवन करते हैं तो ये फ्री ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहा जाता है इसको, जो कि बीमारी में बढ़ जाती है। जैसे अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज है, किसी को बांझपन है, कैंसर है, उसके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा है, और एज के साथ भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो आपको प्रेगनेंसी भी एक तरह की स्ट्रेस कंडीशन मानी जाती है। प्रेगनेंसी में भी अतिरिक्त भार है आपके ऊपर, एक अन्य जीव आपके अंदर पल रहा है, उसकी भी प्रक्रियाएं अंदर चल रही हैं। इसके लिए फ्री ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़े ना, फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स ना बढ़े, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी पे ना बढ़े, इसके लिए आपको ये सब, जैसे रंगीन फल, जैसे लाल आपने लिए, लाल रंग के टमाटर है, गाजर है, शिमला मिर्च है, ये लिया, स्ट्रॉबेरीज, इसमें क्या मिलेगा आपको? लाइकोपीन, लाइकोपीन नाम का एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। अब नारंगी रंग के, पीले और नारंगी रंग के आपने लिए
फल सब्जी, इसमें आपको बीटा कैरोटीन मिलेगा। हरे रंग के फल सब्जी लिए, इसमें आपको क्लोरोफिल मिलेगा। और ब्लू कलर के आपने लिया, जैसे ब्लूबेरीज तो यानी आती है, जामुन आता है, बैगन आता है, ये ब्लू कलर का है, वायलेट कलर के जो फल सब्जी लिया आपने, उसमें आपको बीटा एंथोसाइनिन, ये अलग अलग टाइप के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपको हेल्दी रखते हैं। फिर एक और कंसेप्ट आप समझ लीजिए, एसिडिक और एल्कलाइन फूड का। मतलब आप जब ये केक, पेस्ट्री, मैदा से बनी हुई चीजें, कोला ड्रिंक्स, अतिरिक्त चीनी, चिप्स, फिंगर चिप्स, ये सब खाते हैं, तो आपकी बॉडी का पीएच एसिडिक हो जाता है। नॉर्मल बॉडी का पीएच जो है वो 7.4 होता है। आपको एल्कलाइन रखना है, एल्कलाइन रखना है अपनी बॉडी को। एल्कलाइन कैसे रहेगा वो, जब आप अच्छी मात्रा में ताजे फल सब्जी जो आपको अभी तक भोजन बताया गया वो लेंगे, तो ये 80% आपकी डाइट का एल्कलाइन फूड होना चाहिए। आप पिक्चर में देख सकते हैं कौन सा फूड नहीं लेना है, ये देखिए जितने जंक फूड है, केक, पेस्ट्री, कोला, और लेना क्या है ये आपको हमने दिखाया। अब कुछ ऐसे खाने हैं जैसे अखरोट है या बेरीज होती है, ये एसिडिक है पर हेल्दी, तो आप ले सकते हैं। लेकिन जितना आप अगर नॉनवेज लेंगे, मैदा लेंगे, प्रोसेस्ड फूड्स बहुत ज्यादा जिनको प्रोसेस किया जाता है, जैसे मैदा, वो सूजी से बनी चीजें होती हैं, या आपका जंक फूड है, ये सब जो है आपके लिए हानिकारक। तो मेरे ख्याल से आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि अब हमारा बचा सात्विक और संस्कारित आहार, वो हम अगली बार ले लेंगे। संतुलित आहार ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, तो कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो हम नेक्स्ट टाइम ले सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम इतना नहीं बचा है, पर इसको हम लोग कवर करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, संतुलित और सात्विक, क्योंकि अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो फिजिकल बॉडी के लिए था, स्थूल शरीर के लिए हम क्या खा रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आएगा, हम बच्चे की और अपनी मेंटल और इमोशनल बॉडी को हेल्दी रखने के लिए कैसा आहार लेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।